हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो इन टुडेस 10 एमसीक्यू अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल सी से अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है एग्जाम में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप टारगेट कर रहे हो एग्जाम नवंबर 2025 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनका हमने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं। पीवाईक्यू आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं। अगर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि एग्जाम किस फॉर्मेट में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई वेटेज वाले टॉपिक के बारे में आपको क्लैरिटी मिलती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कस्टमर है मिसेस शर्मा wants to request money from her friend for splitting a restaurant bill, जबकि उनकी जो फ्रेंड है वो डिफरेंट बैंक यूज करती है। तो विच यूपीआई फीचर इज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस? पे रिक्वेस्ट, जिसको पुश बोला जाता है, स्कैन एंड पे, कलेक्ट रिक्वेस्ट दैट इज पुल, और सेट चेंज यूपीआई पिन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहने वाली है? कलेक्ट रिक्वेस्ट या पुल बोलो कि उन्होंने क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है मनी अपनी फ्रेंड से, ऑल्दो शी इज यूजिंग अ डिफरेंट बैंक। तो यहाँ पे यूपीआई की जो फीचर है जो सबसे सुटेबल रहेगी इस केस में, वो आपका ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Raj wants to transfer money to his friend using IMPS by mobile number and MMID. तो what are the prerequisite for Raj? देखो, IMPS में हम क्या यूज करते हैं? MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, राइट। तो जो आपको आपके मोबाइल नंबर के बेस पे मिलता है। तो आईएमपीएस क्या होता है कि आप, ये भी एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है कि आप क्या कर रहे हो, इमीडिएट पैसा ट्रांसफर कर पा रहे हो। बेसिकली जो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ना, सारे एनपीसीआई के प्रोडक्ट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें 10 कोर प्रमोटर्स बैंक्स भी आते हैं आपके, मेन जो बैंक है कि कन्वीनियंस बैंकिंग प्रोवाइड करनी है, एनी वेयर एनी टाइम बैंकिंग, और कैशलेस जो है ट्रांजेक्शन्स जो है उनको बढ़ावा देना है, इकोनॉमी को कैशलेस बनाना है। तो इसी पर्पज से ये सारे प्रोडक्ट्स जो यूज होते हैं। अब आईएमपीएस में क्या होता है कि राज मस्ट रजिस्टर फॉर मोबाइल बैंकिंग विद हिज बैंक। सबसे मेन जो प्री रिक्वेजाइट है वो यही है कि राज को पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा मोबाइल बैंकिंग के लिए अपने बैंक के साथ। और राज मस्ट ऑब्टेन अ 7 डिजिट MMID फ्रॉम हिज बैंक। यस, दैट्स ट्रू कि राज को एक 7 डिजिट का MMID मिलेगा अपने बैंक से। तो राज मस्ट हैव अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस फॉर द ट्रांजेक्शन, ये सही नहीं है। राज को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आईएमपीएस में सबसे मेन क्या होता है आपका MMID। तो अगर सपोज कीजिए, एक इसी में कंसीडर कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, एक मोबाइल फोन पे नंबर पे क्या हमें डिफरेंट डिफरेंट MMIDs मिल सकती है? यस, मिल सकती है। अगर आपका अकाउंट एक एसबीआई में है, एक पीएनबी में है, एक आईसीआईसीआई बैंक में, सपोज कीजिए नंबर आपका सेम है, एक ही नंबर है, तो इस नंबर पे आपको डिफरेंट डिफरेंट MMIDs मिल सकती हैं डिफरेंट बैंक से। पर यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्री रिक्वेजाइट क्या थे, तो प्री रिक्वेजाइट ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड आर द करेक्ट। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। Next, what are the key advantages of UPI over IMPS? UPI allow pull transaction while IMPS only support push transaction. UPI require user to have a different app for each bank while IMPS uses a single app. या UPI transaction use single click two factor authentication with UPI pin. देखिए, first and third is correct, second is wrong. UPI require user to have a different app, उसकी जरूरत नहीं है फॉर ईच बैंक कि डिफरेंट ऐप हो हर बार ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट एजेंसी नीड टू डिस्पर्स स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट efficiently. तो विच सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस? आधार पेमेंट ब्रिज, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, या इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज? देखो, जो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है ना, क्या बोला जाता है कि बल्क पेमेंट्स रिसीव करना और बल्क डिस्ट्रीब्यूशन करना, आपकी जैसे सैलरी होगी, डिविडेंड्स हो गए, इन सब की, राइट। तो यहाँ पे आधार पेमेंट ब्रिज में क्या होता है आपका कि आधार यूज होता है एज अ सेंट्रल की। क्या यूज हो रहा है? आधार एज अ सेंट्रल की, कि अब आधार के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिशरीज को क्या किया जा रहा है, उनका पैसा जा रहा है। जैसे एलपीजी की सब्सिडी देना, आपको स्कॉलरशिप देनी है स्टूडेंट्स को, तो डायरेक्टली आधार ही मेन डॉक्यूमेंट है यहाँ पे। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज हम यूज नहीं करेंगे इस केस में। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? आधार पेमेंट ब्रिज एंड नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द न्यू फीचर्स इन यूपीआई 2.0? देखो, यूपीआई 1.0 सक्सेसफुल रहा, इसीलिए यूपीआई 2.0 आया। तो यहाँ पे क्या न्यू फीचर्स हैं? मैंडेट एंड ब्लॉक फॉर प्री ऑथोराइजिंग फ्यूचर पेमेंट्स,
ओवरड्राफ्ट अकाउंट लिंकिंग, साइंड क्यूआर फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड। तो इसमें सारी स्टेटमेंट आपकी सही रहेगी। अब वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये फीचर्स हैं क्या। मैंडेट एंड ब्लॉक फॉर प्री ऑथोराइजिंग फ्यूचर पेमेंट। जैसे मान लीजिए आपने कैब बुक करानी है 25 अक्टूबर की, है ना, तो आप आज भी अपने यूपीआई में मैंडेट और ब्लॉक कर सकते हो इतना अमाउंट। मान लीजिए 500 रुपीज आपका डिडक्ट होना था, तो आपने ब्लॉक कर दिया। अब इस पैसे को आप कहीं और यूज नहीं कर पाएंगे। एक बार आप कैब की सर्विसेज अवेल कर ली, उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और पेमेंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको कोई होटल की बुकिंग करानी है, पहले जिम की मेंबरशिप को रिन्यू करवाना है, तो उन सब में आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। अब ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है कि ओवरड्राफ्ट देना है कि नहीं देना है। अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको देता है, तो अब यूपीआई के थ्रू भी आप ये जो है ओवरड्राफ्ट अवेल कर सकते हो। साइंड क्यूआर, अब यहाँ पे कई फेक क्यूआर कोड आ रहे थे, उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे थे। तो अब साइंड क्यूआर है कि अब इसमें फ्रॉड नहीं होंगे, प्रोटेक्शन मिलेगी। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जैसे आप कोई रिचार्ज कराते हो यूपीआई में, तो आपको लिखा हुआ आता है पे 299। तो पहले आपको अमाउंट दिखेगा, उसके बाद क्या करोगे आप, पेमेंट करोगे। यही प्री ऑथोराइज करना फ्यूचर पेमेंट्स को, ये तो आपका मैंडेट था। पर जब आप क्या करते हो, कोई रिचार्ज कराते हो, कोई बिल पे करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको अमाउंट दिखता है डायरेक्टली, पहले पे नहीं कर देते हो, तो पे 299 इस तरीके से। तो और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है यूपीआई 2.0 में। अब हाउ डज द आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम वर्क। ये लिंक करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्पॉन्सर बैंक एंड बेनिफिशियरीज बैंक को। इट यूज आधार नंबर टू क्रेडिट बेनिफिट्स डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी अकाउंट। इट इज प्राइमरली यूज फॉर इंस्टेंट पीयर टू पीयर पेमेंट। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन हेयर। आधार पेमेंट ब्रिज एनपीसीआई के द्वारा ही लाया गया था। तो स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट सही है आपकी। फर्स्ट ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ओनली 2 and 3, सी ओनली 1 and 3, या ऑल ऑफ अबव। तो राइट इज ऑप्शन ए 1 and 2। ठीक है, तो ये इंस्टेंट पीयर टू पीयर पेमेंट के लिए नहीं हम आधार पेमेंट ब्रिज यूज करते हैं। ये तो बेनिफिशियरी तक उनका पैसा पहुंचाना है। जैसे एलपीजी की सब्सिडी होगी, कोई स्कॉलरशिप होगी, तो आधार ही सेंट्रल की है जो यहाँ पे यूज होता है। नाम ही इसलिए आधार पेमेंट ब्रिज है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका, ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग सेशन ऑन NACH, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस IP, द ट्रेनर मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है। NACH IP can be used by mutual fund company to automatically deduct monthly SIP investment from its investors account. या इट इज प्राइमरली अ कार्ड बेस्ड सिस्टम जो अलाउ करता है फैसिलिटेट इंस्टेंट कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर। या वन ऑफ द की एम ऑफ NACH IP is to streamline bulk transaction by replacing multiple older ECS system with a single national system। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है आपकी। स्टेटमेंट 1 and 3, दैट इज फर्स्ट एंड थ्री। हम क्यों लेके आ रहे हैं नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये कार्ड बेस्ड और कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर के लिए नहीं यूज होता। अब यहाँ पे कि मंथली आपकी पेमेंट जो बल्क पेमेंट जो जानी होती है, बल्क ट्रांजेक्शन जहाँ पे होनी होती है, वहां पे हम नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यूज करते हैं। रिसीव भी करना है और पेमेंट भी करनी है, जैसे सैलरीज पे करनी है, डिविडेंड्स पे करने हैं, है ना, और गवर्नमेंट ने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की कलेक्शन करनी है, कहीं से उनको इनकम टैक्स की कलेक्शन होनी है, तो ये हम नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस उस पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इट इज अ वेब बेस्ड सिस्टम डिजाइन फॉर हाई वॉल्यूम रेपिटेटिव एंड पीरियोडिक ट्रांजेक्शन। It can be used by corporation for the disbursement of salaries and dividend. Its primarily aim is to facilitate real time person to person fund transfer। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है आपकी, बी 1 and 2। तो ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बल्क पेमेंट हाई वॉल्यूम वाली रेपिटेटिव जो हर महीने होती है उन ट्रांजेक्शन के लिए डिजाइन किया गया और सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे मान लीजिए इन्फोसिस में आपके सपोज कीजिए 2000 एम्प्लॉयज की सैलरी जानी है हर महीने। अब नैच के थ्रू एक ही टाइम पे आप देखते हो ना, अगर किसी को भी सैलरी मिलती है एक ही दिन मिल जाती है सबको, तो बल्क जो पेमेंट होती है वो की जाती है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के थ्रू। और रिसीविंग भी करनी है गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स भी कितने लोगों से रिसीव करना होता है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का आना होता है। तो वो सारी पेमेंट्स जो उनको बल्क में रिसीव भी करनी है और डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है, तो उसके लिए यूज होता है। तो ये रियल टाइम पर्सन टू पर्सन फंड ट्रांसफर के लिए हम नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, with reference to value added services available at ATM CRR, consider the following statement. Customer can link their Aadhaar number to their bank account.
Customer can request a physical checkbook या customer can register for mobile banking services. Which of the following statement are the correct? Option A, B, C या D? तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे डी है, 1, 2 एंड 3। तो ये सब हम कर सकते हैं कि जो वैल्यू एडेड सर्विसेज आपको मिलती है ना नेशनल फाइनेंशियल स्विच के बेस पे, क्या होता है देखो। अब मेरे पास क्या है, एसबीआई का अकाउंट है ना, आई एम द एसबीआई अकाउंट होल्डर, बट आई एम गोइंग टू द एचडीएफसी एटीएम। ओके, तो मैं वहां जाके ये वैल्यू एडेड सर्विसेज जो मिली है हमें, किसी भी एटीएम में जाके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। इवन आधार नंबर भी आप अपना लिंक कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट के साथ, कि मुझे अपना आधार लिंक करना है एसबीआई अकाउंट के साथ, तो मैं एचडीएफसी का एटीएम यूज कर लूंगी। क्योंकि अब आरबीआई ने ये कहा है कि हर एक बैंक को अब क्या करना है, आपको ये एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच पे रजिस्टर करना है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बैंक का आपके पास अकाउंट है तो आप किसी भी बैंक के एटीएम में जाके सर्विसेज अवेल कर सकते हो। मेन ऑब्जेक्टिव भी यही था, एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग प्रोवाइड करना। वैल्यू एडेड सर्विसेज का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा क्या सर्विसेज मिलते हैं, तो आप बैलेंस इंक्वायरी करते हो, पिन चेंज करते हो, पैसे विड्रॉ करते हो, और क्या क्या आप कर सकते हो, राइट। तो ये सारी जो है आपकी वैल्यू एडेड सर्विसेज मिलती है आपको एटीएम एंड सीआरएम में। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसीएच सिस्टम। क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, एम क्या था, रिप्लेस करना मल्टीपल एग्जिस्टिंग ईसीएस सिस्टम विद सिंगल हार्मोनाइज सिस्टम। It is designed to remove local barriers and ensure standardization in bulk transaction. Yeah, it facilitate both credit transaction like pension disbursal, debit transaction like loan, EMI collection. तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है आपकी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो देखो, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस लाया इसलिए गया कि आपको क्या करना है, जो मल्टीपल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको एक सिंगल हार्मोनाइज सिस्टम बना दो और उसके थ्रू पेमेंट करो। तो बैंक्स, कंपनी सब यूज करते हैं आपका नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के थ्रू पेमेंट करना। तो लोकल बैरियर्स को रिमूव करना भी इसका ऑब्जेक्टिव था, इसलिए डिजाइन किया गया था। इंश्योर की जाए स्टैंडर्डाइजेशन बल्क ट्रांजैक्शन में, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, पेंशन डिसबर्सल, डेबिट ट्रांजैक्शन, लोन, ईएमआई कलेक्शन, ये सब कुछ करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी है। तो अभी तो हमने 10 एमसीक्यू और डे डिस्कस किए। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो ना, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है संकल्प सीरीज का, जहाँ पे इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो आप उस वीडियो के थ्रू अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। और नाउ द गुड न्यूज इज द ऑफर हैज बीन एक्सटेंडेड। जो आपको दिवाली ऑफर मिल रहा था कि यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट 81% ऑफ ऑन जैप कोर्सेज, तो इट्स वैलिड फ्रॉम 22 टू 24 अक्टूबर 2025। तो कोड क्या है आपका, दिवाली और 81, तो फ्लैट 81% ऑफ आपको मिलेगा। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो आपके अभी भी टाइम है, आप अपनी जैब की प्रिपरेशन कर सकते हो विद द प्रॉपर कोर्स। तो हाउ यू कैन एनरोल ऑन दिस कोर्स, लेट मी टेल यू। तो आपको क्या करना है, आपको एडुटैब की वेबसाइट पे जाना है। तो हाउ यू कैन एनरोल इन द कोर्स, व्हाट यू हैव टू डू, आपको कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप कोर्स पे क्लिक करेंगे, यू विल सी हियर द जॉब कोर्सेज। तो जैसे आप जॉब कोर्सेज पे क्लिक करते हो, तो दिस ऑफर हैज बीन एक्सटेंडेड एज आई टोल्ड यू। तो आपको फ्लैट 81% ऑफ मिल रहा है। कोड है दिवाली 81। तो आपको क्या करना है, जैसे आप कॉम्बो में देख पा रहे होंगे यहाँ पे, एक तो आपको मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट मिलते हैं विद फ्लैट 81% ऑफ। एंड देन सुपर क्रैश कोर्स का बैच 3 लॉन्च हो चुका है। लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन के लिए दिस कोर्स इज रियली द बेस्ट वन, कि यहाँ पे 12 दिन में आपकी जैब की प्रिपरेशन हो जाती है बहुत अच्छे से। लाइव क्लासेस आपको मिलते हैं, कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और बैंकर कैप्सूल कोर्स भी आपके लिए। यहाँ पे ना सुपर क्रैश कोर्स में आपकी लाइव क्लासेस होती है मॉर्निंग इवनिंग 2.5-2.5 घंटे की। बैंकर कैप्सूल कोर्स में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिलती है। तो नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, आपको सब कुछ मिल रहा है विद फ्लैट 81% ऑफ। कूपन कोड दिवाली 81 ही रहेगा सबके लिए। और अगर आप सिंगल सिंगल कोर्सेज पे एनरोल करना चाहते हो, सपोज कीजिए यू वांट ओनली आईएफएस पीपीबी, तो आप वो भी अवेल कर सकते हो विद द 81% ऑफ, राइट। और अगर आपकी जैब की प्रिपरेशन हो चुकी है एंड यू वांट टू अवेल अ टेस्ट सीरीज, जहाँ पे ना आप अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व मिले आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो, राइट। तो इसी के साथ हमारा आज का जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आप अब अपनी जैब की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।